हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत और आज हम कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में हम कर रहे थे टाइप्स। ठीक दोस्तों, हम बेसिकली जो हम कर रहे थे वो टर्म्स ऑफ पेमेंट कर रहे थे और टर्म्स ऑफ पेमेंट है IBO 4 का ब्लॉक सेकंड। तो टर्म्स ऑफ पेमेंट में हमने ये देखा कि पेमेंट के कितने मेथड्स हैं। तो पेमेंट के पहला जो मेथड था वो था एडवांस पेमेंट, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा मेथड था लेटर ऑफ क्रेडिट जो हम कर रहे थे। ठीक, तो जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है ब्लॉक 4 की, वो देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में हमने एक इसका मीनिंग किया था, इसके हमने पार्टीज़ किए कि इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, हमने इसका प्रोसेस किया, और आज जो हम कर रहे हैं वो टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के कितने काइंड के आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है हमारे पास वो होता है रिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल का मतलब होता है खंडन करना। इसका मतलब क्या है? कैंसिल करना। ठीक दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें एक इश्यूइंग बैंक होता है। ठीक, और अगर इश्यूइंग बैंक एक राइट अपने पास रखे कि मैं जब चाहे इस लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक, तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को रिवोकेबल कहा जाता है। ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या कहा जाता है? रिवोकेबल। ठीक, और इररिवोकेबल क्या होता है? ये होता है जिसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इश्यूइंग बैंक ने एक बार इशू कर दिया तो उससे वो कैंसिल नहीं कर सकती। देखते हैं क्या कह रहा है। अंडर द रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट द इश्यूइंग बैंक रिटेन द राइट टू कैंसिल और मॉडिफाई। वो कैंसिल भी कर सकता है और उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन उसके चेंज करना चाहे, मोस्ट वेलकम, वो कर सकता है। दूसरा जो है आपके पास इररिवोकेबल, वो है आपके पास इश्यूइंग बैंक गिव्स अ बाइंडिंग अंडरटेकिंग टू द बेनिफिशियरी कि वो कैन नॉट कैंसिल। ठीक, जो कैंसिल नहीं हो सकता वो इररिवोकेबल है और जो कैंसिल हो सकता है वो रिवोकेबल है। ठीक, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड थिंग है, मैंने आपको पहले बताया था, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि एक व्यक्ति होता है एक्सपोर्टर, ठीक, और एक व्यक्ति होता है इंपोर्टर। ठीक, इन दोनों के बीच में जो पार्टीज होती हैं वो होती है बैंक। ठीक, बैंक में एक होता है नेगोशिएबल बैंक, एक होता है इश्यूइंग बैंक, एक होता है ऑथेंटिकेट करने वाले यानी आपका रिजॉल्विंग बैंक, यानी जो आपको वेरीफाई करता है। एक होता है कंफर्मिंग बैंक और एक होता है पेइंग बैंक। जो पेइंग बैंक होता है वो कैन बी इश्यूइंग बैंक, वो कोई भी हो सकता है इश्यूइंग बैंक हो या कोई और भी हो। एक्चुअल प्रोसेस जो है इसका लेटर ऑफ क्रेडिट का कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एक एग्रीमेंट करते हैं सेल परचेज का। ठीक, इंपोर्टर जाता है इश्यूइंग बैंक के पास, कहता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए। जो ऑथेंटिकेट करने वाला बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को वेरीफाई करता है कि ये सही से ड्रॉ किए गए हैं, सारे टर्म एंड कंडीशंस फुलफिल किए गए हैं या नहीं। ये कंफर्मिंग बैंक के पास भेज देता है लेटर ऑफ क्रेडिट को। कंफर्मिंग बैंक क्या करता है? एडिशनल कंफर्मेशन, एडिशनल सिक्योरिटी देता है, ठीक, या कंफर्मेशन देता है
कि अगर एशियन बैंक इनेबल है, इनकेपेबल है और रिफ्यूज टू पे, ठीक, या तो एशियन बैंक पे नहीं कर पा रहा है या वो मना कर देता है पे करने से, तो कंफर्मिंग बैंक उस चीज को पे करेगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये पेइंग बैंक के पास जाता है। ठीक, कंफर्मिंग बैंक के बाद वो पेइंग बैंक के पास चला जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सारे प्रोसेस होने के बाद पेइंग बैंक इशूइंग बैंक के पास भी, इशूइंग बैंक भी हो सकता है, ये नेगोशिएबल बैंक के पास जाता है। ये है क्या मैं बताऊंगा अभी। और फिर वहाँ से चला जाता है एक्सपोर्टर के पास। नेगोशिएबल बैंक के पास है जिसके थ्रू विच या थ्रू वोम डॉक्यूमेंट्स आर नेगोशिएटेड। नेगोशिएटेड, ठीक, जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, यहाँ से इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ तक, एक्सपोर्टर के पास जाता है, और यहाँ से डॉक्यूमेंट इस वे में जाता है। ठीक, ठीक, और जो डॉक्यूमेंट्स है जब इंपोर्टर के पास चला जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है पोर्ट पे, और पोर्ट पे अपने गुड्स को क्लियर करवा लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। मतलब एक प्रोसेस चलता है इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ किस चीज़ का, लेटर ऑफ क्रेडिट का, और एक जाता है एक्सपोर्टर से इंपोर्टर की तरफ, वो जाता है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक, अब हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे कंफर्मिंग बैंक का। तो कंफर्मिंग बैंक क्या होता है, कंफर्मिंग लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक कंफर्मेशन होता है कंफर्मिंग बैंक का कि अगर इशूइंग बैंक रिफ्यूज़ कर दे या इनेबल है पे करने में, तो कंफर्मिंग बैंक उस चीज़ को पे कर देगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, अंडर दिस टाइप ऑफ लेटर बैंक एड कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ इनएबिलिटी और रिफ्यूजल ऑफ इशूइंग बैंक। एक मिनट वेट। अगला हमारा रिवॉल्विंग क्रेडिट। अब रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट। अब रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट क्या है, इस बात को समझिए। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास बैंक होता है, एक इंपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर होता है। इंपोर्टर इशूइंग बैंक के पास जाता है, या एडवाइजरी कंफर्मिंग, यहाँ से पेइंग बैंक इशूइंग बैंक हो सकता है, इशूइंग बैंक हो सकता है। ठीक, उसके बाद नेगोशिएबल और एक्सपोर्टर। ठीक, जो नेगोशिएबल बैंक है वो एक्सपोर्टर की कंट्री में कोई सा भी बैंक हो सकता है। ठीक, अब अगर ये इशूइंग बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर दे कि एक पर्टिकुलर बैंक से ही डॉक्यूमेंट्स या लेटर ऑफ क्रेडिट नेगोशिएट होंगे, मतलब इशूइंग बैंक ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि इंपोर्टर अपनी मर्जी से किसी बैंक से नेगोशिएशन नहीं करवाएगा डॉक्यूमेंट्स और लेटर ऑफ क्रेडिट की। ठीक, तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। मतलब इसमें नेगोशिएबल बैंक फिक्स हो जाएगा, नेगोशिएशन बैंक फिक्स हो जाएगा, और फिक्स करेगा कौन, इशूइंग बैंक। ठीक, होप सो आपको पता चल रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर नेगोशिएशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द बैंक चूजन बाय बैंक इशूइंग क्रेडिट। जो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, अगर उसने एक पर्टिकुलर बैंक नेगोशिएशन के लिए चुन लिया, तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ठीक, अब एक और नेक्स्ट है आपके पास रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट, इस बात को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। आपने एक चीज़ सुना होगा आपने, वो है क्रेडिट कार्ड। नो डाउट कि आपने सुना है।
क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, सपोज आपको 2 लाख की लिमिट मिली हुई है क्रेडिट कार्ड पे, ठीक। तो 2 लाख के क्रेडिट में आपने क्या किया, आपने कुछ शॉपिंग्स कर लिए। सपोज आपने 20,000 की शॉपिंग कर ली, ठीक। तो जब आपने 20,000 की शॉपिंग कर ली तो आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी हो जाएगी, 20,000 से कम हो जाएगा 1,80,000, यानी 1,80,000 के ट्रांजैक्शंस अभी भी आप कर सकते हो, ठीक। और जैसे ही मतलब स्टेटमेंट का डेट आएगा और आपने इस 20,000 की पेमेंट कर दी, आपकी लिमिट वापस उतनी ही रीस्टोर हो जाएगी जितनी पहले थी, ठीक। मतलब कहने का मतलब है कि 2 लाख की जो आप लिमिट मिली है तब तक आप शॉपिंग कर सकते हो जब तक आप डिफ़ॉल्टी नहीं होते, ठीक। डिफ़ॉल्टी मतलब आपने शॉपिंग कर लिया और आपने मतलब पैसे नहीं दिए, ठीक। पैसे देने से आपने मना कर दिया या फिर किसी कारण से 3-4 महीने से आप पैसे नहीं दे रहे, तो इस केस में आप डिफ़ॉल्टी हो जाएंगे। तो अगर आप डिफ़ॉल्टी नहीं हो रहे, मतलब शॉपिंग कर रहे हैं, आपकी लिमिट कम हुई, आपने पैसा पे कर दिया, लिमिट रीस्टोर हो गया, तो जब तक आप इस लिमिट के बराबर, जितनी आपको लिमिट मिली है उतने तक के आप परचेज कर सकते हो, उतने तक के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ऐसा होता है क्रेडिट कार्ड में। जो आपके पास रिवॉल्विंग क्रेडिट है उसमें भी सेम होता है। तो रिवॉल्विंग क्रेडिट में क्या होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पर्टिकुलर अमाउंट का इशू कर दिया जाता है, ठीक। आप इस पर्टिकुलर अमाउंट, सपोज 5 लाख है, 2 लाख है, कुछ भी मान लो, तो आप इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए ट्रांजैक्शंस, मतलब जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक। और मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ट्रांजैक्शन कर लिया ख़त्म। जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करें कोई मैटर नहीं करता। इस लिमिट के अंदर रह के आप जितने मर्जी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और जब तक आप डिफ़ॉल्टी नहीं होंगे तब तक ये लेटर क्रेडिट यूज़ होता रहेगा, ठीक। जैसे ही आप डिफ़ॉल्टी हुए तो बैंक मना कर देगा कि आप इस चीज़ को, इस लेटर ऑफ क्रेडिट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, रिवॉल्विंग क्रेडिट, दिस इज़ यूज व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूइंग शिपमेंट आर मेड। मतलब रेगुलर बेसिस पे मेड, ऐसा नहीं सिंगल ट्रांजैक्शन है, बार बार ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, ठीक। इट मे बी अवेलेबल इवन आफ्टर द क्रेडिट हैज़ बीन यूटिलाइज वंस। एक बार आपने क्रेडिट यूज़ कर लिया फिर आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ये रिवॉल्विंग क्रेडिट था, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अगला है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, इस बात को अच्छे से समझिए। आपको मैंने बताया था कि मतलब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक। एक्सपोर्टर कहता है कि मैं गुड्स मतलब शिप कर दूंगा, शिपमेंट कर दूंगा गुड्स की, मतलब आपको गुड्स सेंड कर दूंगा, आप मुझे पैसे सेंड कर दीजिए। पैसे के बजाय ये क्या सेंड करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक। अब इसने क्या किया, एक्सपोर्टर यहाँ पे गुड्स सेंड करता है, मतलब शिप पे लोड करता है, ठीक। यहाँ से शिपमेंट यानी डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको कहा था बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं उनमें होता है एक बिल ऑफ लैंडिंग, होता है, ठीक। तो जैसे ही एक्सपोर्टर गुड्स को शिपमेंट के लिए देगा, उससे बिल ऑफ लैंडिंग मिल जाएगा, ये इसके पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक। बिल ऑफ लैंडिंग ये नेगोशिएबल बैंक को देगा और नेगोशिएबल बैंक इसे लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, ठीक। अब हुआ इस ट्रांजैक्शन में क्या कि एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट तब तक नहीं मिला जब तक उसने बिल ऑफ लैंडिंग नेगोशिएबल बैंक को नहीं दिया। मतलब नेगोशिएबल बैंक को एक्सपोर्टर क्या करेगा, बिल ऑफ लैंडिंग देगा, नेगोशिएबल बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेगा, ठीक। इसका मतलब है कि इसे शिपमेंट पहले करनी पड़ेगी, एक्सपोर्टर को गुड्स की शिपमेंट पहले करनी पड़ेगी, तभी उसे बिल ऑफ लैंडिंग मिलेगा, ठीक। क्योंकि बिना शिपमेंट के ये बिल तो मिलने वाला नहीं, ठीक। तो ऐसा यूजुअली होता है। लेकिन अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अलाउ कर दे कि पहले ही आप लेटर ऑफ क्रेडिट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसके बाद आप गुड शिपमेंट में दीजिए, मतलब अगर प्री शिपमेंट क्रेडिट मिल जाए,
अगर एक्सपोर्टर को प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट करने से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाए तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को कहा जाता है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक, देखें, इसे कहा जाता है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन विच अ क्लॉज इज रिटन, इसके अंदर एक क्लॉज लिखा जाता है कि आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाएगा पार्शली या फुल्ली, विच अलाउ द प्री शिपमेंट फाइनेंस टू द एक्सपोर्टर बाय द बायर। बायर अलाउ करता है कि आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद ट्रांसफरेबल क्या होता है? ट्रांसफरेबल का मतलब है अगर किसी लेटर ऑफ क्रेडिट पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ठीक, एक वर्ड मेंशन है, वो वर्ड क्या है? वो ट्रांसफ़र। ठीक, तो उस व्यक्ति को जो यूजुअली है क्या, यूजुअली इसने इशू करवाया लेटर ऑफ क्रेडिट और इसे पैसा मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर उस पर मेंशन है ट्रांसफरेबल, ठीक, तो एक्सपोर्टर किसी और को वो ट्रांसफ़र कर सकता है लेटर ऑफ क्रेडिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रहा होगा? मतलब एक्सपोर्टर यूजुअली इसमें बेनिफिशियरी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, लेकिन ट्रांसफरेबल अगर उस पर मेंशन है, उस पर वर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट पे ट्रांसफरेबल, तो एक्सपोर्टर किसी और को नेगोशिएट कर सकता है, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। देखते हैं क्या है। दिस इज़ अ क्रेडिट विच अनेबल टू द बेनिफिशियरी को अनेबल करता है टू मेक क्रेडिट अवेलेबल टू वन और मोर थर्ड पार्टी, किसी और पार्टी थर्ड पार्टी को आप मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हो। इट कैन बी डन, ये तभी पॉसिबल है जब डॉक्यूमेंट कंटेन द वर्ड ट्रांसफरेबल, अगर ये वर्ड नहीं है तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक है आपके पास बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, इसका क्या मतलब है समझते हैं इस बात को। ठीक, सपोज मैं हूँ, ठीक, और आप हैं, ठीक, ये मैं हूँ, ये आप हैं। हुआ क्या, मैं एक्सपोर्टर हूँ और आप इम्पोर्टर हैं। ठीक, मैं रहता हूँ भारत में और आप कहीं पर भी रहते हैं, सपोज आप रहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब हुआ क्या, आपने मुझसे गुड्स इंपोर्ट किया, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे नाम पे इशू कर दिया। ठीक, लेकिन एक्चुअल सप्लायर ऑफ गुड्स मैं नहीं हूँ। ये जो एक्सपोर्टर है वो एक्चुअल सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कहीं और से परचेज करेगा और देन सप्लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या है? तो आपने मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया और एक बैक टू बैक मैंने भी एक लेटर ऑफ क्रेडिट इसके नाम का इशू करवा दिया। इस लेटर ऑफ क्रेडिट को बेस मान के मैं गया एक बैंक में गया और बैंक को कहा कि देखो मेरे पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट आया है, इसके बेसिस पे एक मुझे नया लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे दो जो कि पेबल होगा इस व्यक्ति को। ठीक, तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। देखें, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? व्हेन बेनिफिशियरी ऑफ द irrevocable letter of credit may not be actual supplier of the goods, he requests his banker to open further letter of credit in favor of supplier based on original letter of credit। तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या कहा जाता है? बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक, एक और भी है आपके पास, स्टैंड बाय क्रेडिट। ये क्या है? It assures the beneficiary that in the event of non-performing or non-payment of an obligation, the beneficiary may request payment from the issuing banker। सिंपल है, आप मतलब मीनिंग समझ में आ गया होगा वैसे, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टैंड बाय क्रेडिट में क्या होता है। जो इशूइंग बैंक है, इशूइंग बैंक वो पेमेंट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की तरह काम करता है। आपने 12th की इकोनॉमिक्स में एक पढ़ा होगा
लेंडर ऑफ, वर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये एक फंक्शन था आरबीआई बैंक का, ठीक। आरबीआई बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है, मतलब जब अदर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट को कहीं से पैसा नहीं मिलता तो आरबीआई से पैसा